फणी कुछ देर अपने हाथों में सिर छिपाए बैठा रहा, फिर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, देखिए, मैं एक लंगड़ा आदमी हूँ। भगवान का शाप है, इसलिए मैं इन सब लोगों ज्यादा मेल मुलाकात नहीं रख पाता। मैं और मेरी ये पुस्तकें मेरे अब तक के जीवन में मेरी साथी रही हैं, इसलिए मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा कि काका की हम लोगों में से किस पर कृपा थी और किस पर नाराजगी। काका को समझना आसान नहीं था और न ही वे अपनी मंशा जाहिर करते थे, लेकिन को उनकी बातों और बर्ताव से मैं यही जान पाया हूँ कि वे सत्यवती की परवाह अधिक करते थे और आपकी। मेरी संभव है मैं लंगड़ा हूँ इसलिए उनके मन के भीतर कहीं दया का भाव हो, पर इससे अधिक मैं उनकी आत्मा का अनादर नहीं करना चाहता, विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति का जिसने हम सबको शरण न दी होती तो लोग अब तक भूख से ही गए होते। लेकिन यह भी सही है कि वे नहीं जानते थे कि प्यार क्या होता है। व्योमकेश बोला, शायद आपको मालूम हो कि उन्होंने अपनी वसीयत में सारी संपत्ति सुकुमार के नाम की है। फणी थोड़ा मुस्कुराकर बोला, मैंने सुना है और इनमें कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए कि हम सब में सुकुमार ही योग्य व्यक्ति है। लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि काका के हृदय में क्या है। वे क्षणिक आवेश के व्यक्ति थे, जरा सी बात पर बिगड़ जाते और टाइपराइटर पर टप टप करके अपनी वसीयत बदल देते थे। इस पर शायद ही कोई बचा हो जिसके नाम इन्होंने कभी न कभी वसीयत न की हो। व्योमकेश ने कहा, चूंकि अंतिम वसीयत सुकुमार के नाम है, इसलिए संपत्ति उसे ही मिलेगी। फणी बोला, अच्छा, मुझे कानून की इतनी जानकारी नहीं है। कानून तो यही कहता है। व्योमकेश तनिक हिचकिचाहट के बाद बोला, ऐसा स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आपने सोचा है? फणी ने निराश में अपने बालों पर हाथ फेरा और खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूंगा। कहाँ जाऊंगा? मैं कुछ लिखा पढ़ा नहीं हूँ, इसलिए नौकरी नहीं कर सकता। यदि सुकुमार मुझे शरण देता है तो उसके पास रहूंगा या फिर मेरा अंत सड़कों पर होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से अपना मुंह फेर लिया। व्योमकेश ने ध्यान दिए बिना ही कह किया, सुकुमार बाबू कल आधी रात को लौट थे। फणी ने चौंक कर पूछा, आधी रात? हाँ, वह कल रात सिनेमा देखने गया था। व्योमकेश ने पूछा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कराली बाबू की हत्या कब हुई? क्या आपको कोई आवाज या कुछ और सुनाई दिया था? कुछ नहीं। शायद सुबह तड़के नहीं, उनकी हत्या आधी रात को हुई। व्योमकेश ने उठकर अपनी घड़ी देखी और बोला, ओह, 2:30 बज गया। अब काफी है। चलो अजित, मुझे बहुत भूख लगी है। हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा, नमस्कार। ठीक उसी समय नीचे शोरगुल सुनाई दिया। दूसरे ही क्षण एक व्यक्ति हौंफता हुआ दरवाजा खोलकर घुसा और बोला, ऐ काफी, पुलिस मोती दा को पकड़ लाई है, किंतु हमें देखते ही रुक गया। व्योमकेश ने कहा, क्या आप ही माखन बाबू हैं? माखन भय से पीली पड़ गया और मैं कुछ नहीं जानता कहते हुए तेजी से बाहर निकल गया। हम लोगों ने नीचे आकर देखा, ड्राइंग रूम में बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। विधु बाबू नहीं थे। उनकी जगह स्थानीय चौकी का इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने 2 सिपाही एक व्यक्ति को पकड़ने थे जिसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं। वह चिल्ला रहा था, काका की हत्या हो गई। देखिए सर, मैं कुछ नहीं जानता। मैं किसी की भी कसम खा सकता हूँ। मैं एक मूर्ख शराबी हूँ और मैंने रात दलीम के यहाँ गुजारी है। वह गवाही दे देगी। इंस्पेक्टर अपना काम जानता था। वह इस सब के बीच चुपचाप बैठा था। उसने जब हमें आते देखा बोला, व्योमकेश बाबू, ये हैं मोतीलाल विधु बाबू का मुजरिम। आपको यदि कुछ पूछना है तो पूछ लें। व्योमकेश बोला, इन्हें कहाँ पकड़ा?
सब इंस्पेक्टर, जिसने उसे पकड़ा था, बोला, बदनाम इलाके में एक वेश्या के कोठे से। मोतीलाल ने फिर फरियाद शुरू कर दी, मैं दलीम के कोठे पर सो रहा था, कौन बेहुदा कहता है। ब्योमकेश ने हाथ के इशारे से उसे चुप किया। आप तो रोजाना तड़के सुबह लौटा करते हैं, आज क्या हो गया? मोतीलाल ने खूंखार लाल आंखों से चारों ओर देखा और बोला, क्या हो गया? क्या? मैं नशे में मदहोश था। मैंने रात में हिस्की की 2 बोतलें खाली कर दी थीं, इसलिए सुबह उठ नहीं पाया। ब्योमकेश ने इंस्पेक्टर को देखकर सिर हिला दिया। इंस्पेक्टर बोला, इसे ले जाओ और बंद कर दो। जैसे ही सिपाही मोतीलाल को ले जाने लगे, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ब्योमकेश ने पूछा, विधु बाबू कहाँ हैं? वे करीब घंटा भर पहले चल गए और बोलकर गए हैं कि शाम को 4 बजे के लगभग आएंगे। तो ठीक है, हम लोग भी अब चलते हैं। हम लोग कल सुबह आएंगे। अरे हो, यह तो बताइए कि क्या सभी कमरों की तलाशी हो गई है? कराली बाबू और मोती बाबू के कमरे की तलाशी हो चुकी है। विधु बाबू ने और किसी कमरे की तलाशी को जरूरी नहीं समझा। मोतीलाल के कमरे कुछ निकला? कुछ नहीं। मैं वसीयत को नहीं पढ़ पाया हूं। मेरे ख्याल से विधु बाबू ने उन्हें सील कर दिया है। खैर, कल तक देख लूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। इस बीच कोई नई घटना घटे तो कृपया खबर करेंगे। और हम लोग वापस आ गए। रात में ब्योमकेश ने कराली बाबू के घर का एक नक्शा बनाया और उसे मुझे दिखाने लगा। यह देखो, कराली बाबू के कमरे के ठीक नीचे मोतीलाल का कमरा है। माखन उसके बगल वाले कमरे में रहता है। फणी के कमरे के नीचे डाइनिंग रूम है, जिसमें पुलिस ने अपनी दुकान लगाई है। सत्यवती का कमरा रसोई घर के ऊपर है और खानसामा सुकुमार के कमरे के नीचे सोता है। मैंने पूछा, इस नक्शे का उपयोग क्या है? कुछ नहीं, ब्योमकेश ने कहा और नक्शे के अध्ययन में लग गया। मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? मोतीलाल ने हत्या नहीं की है, यही ना? नहीं, उसने की है। यह तो निश्चित है। तो कौन हो सकता है? यह कहना बहुत मुश्किल है। यदि मोतीलाल को अलग कर दिया जाए तो रहते हैं फणी, माखन, सुकुमार और सत्यवती। इनमें से कोई भी हो सकता है। इन सबका उद्देश्य एक ही रहेगा। मैंने चकित होकर कहा, सत्यवती भी? क्यों नहीं? लेकिन वह है, यदि कोई स्त्री किसी को प्यार करती हो तो वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन इसमें उसका व्यक्तिगत हित क्या था? वसीयत तो उसके भाई को मिलने वाली थी। तुम अब तक समझे नहीं। जब व्यक्ति किसी भी क्षण में अपनी वसीयत बदल देता हो, यदि उसे ही हटा दिया जाए तो उसके वसीयत बदलने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ बना बैठा ही रह गया। मैंने यह तो कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कहा, तो अब तुम सोच रहे हो कि सत्यवती? मैंने यह तो नहीं कहा। हो सकता है हो। यह भी हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति हो, किंतु सत्यवती कोई साधारण स्त्री नहीं है। मैं फिर सोचने लगा। पिछले कुछ घंटों में इतनी अप्रत्याशित घटना घट चुकी हैं, इतनी परस्पर विरोधी शंका आती जाती हैं कि घटना एक सूत्र में बांधना लगभग असंभव है। जितना सुलझाने का प्रयास होता है, मामला उतना ही उलझता जा रहा है। अंततः मैंने प्रश्न किया, लाश को देखने के बाद तुम्हारा विचार क्या है?